ये देखिए बेटा स्पेसिमेन पेपर है और इस पेपर के अंदर आपको वो नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो इस साल आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर और इसी तरीके से जो है टाइट्रेशन कर्व, उस टाइप के क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे जो स्पेसिमेन पेपर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड शो सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस एंड ट्रेंड्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द periodic टेबल। अच्छा, ये आपके पास periodic टेबल है। यूजिंग फिगर 1.1 आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म अ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एंड इनसॉल्युबल सल्फेट। बेटा आपने इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो और सल्फेट इनसॉल्युबल हो। तो देखें, जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है मैं जल्दी से बता देता हूँ। जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। जो ग्रुप 2 आपके पास आ रहा है, इसके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है जी, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और इसी तरीके से जो सल्फेट्स है ना ग्रुप 2 के सल्फेट्स, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि बेरियम है, कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे अच्छा सॉल्युबल होगा अगर आप हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड देखते हैं। और अगर आप सल्फेट्स का ट्रेंड देखते हैं बेटा, तो बेरियम सल्फेट जो होगा, बेरियम ये लीस्ट सॉल्युबल है। तो इसमें आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म अ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एंड इनसॉल्युबल सल्फेट। तो क्या आंसर होना चाहिए, बेरियम। अच्छा, मैग्नीशियम क्यों नहीं होना चाहिए? मैग्नीशियम का बेटा हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल है, ठीक है, और सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है। तो आपने तो बताना है कि ऐसा एलिमेंट जिसका हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल हो, जिसका सल्फेट कम सॉल्युबल हो। तो वो आपको उसी सूरत में समझ आएगा अगर आपको ये दो ट्रेंड्स आते हैं कि ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स भी डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, और ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम। अच्छा, नेक्स्ट देखें Figure 1.1 identify the most volatile element in a group that contains element in all the three states of matter at room temperature and pressure। देखिए, आपने क्या बताना है कि मोस्ट वोलेटाइल एलिमेंट किसी ऐसे ग्रुप में, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, इस तरह ये ग्रुप 7 है। आपने ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है बेटा किसी ग्रुप में दैट कंटेन एलिमेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स, कि जिस ग्रुप में तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा ग्रुप 7, फ्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन या एस्टाटीन इज सॉलिड। तो ये एक ग्रुप ऐसा है, ये वाहिद ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें आपको तीनों स्टेट्स मिल रही हैं, फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन एस्टाटीन सॉलिड। ये जो बेटा ग्रुप है ना, इसमें तीनों स्टेट्स हैं, ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। और अब आप इस ग्रुप में बताएं कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट वोलेटाइल है। मोस्ट वोलेटाइल मीन जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कौन होगा, जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, ठीक है जी। जो जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो इतना ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो फ्लोरीन, एफ। अब देखिए ना, वो आपसे एलिमेंट क्या है, तो आप यहाँ पर एलिमेंट एफ लिखेंगे, F2 वगैरह नहीं लिखेंगे, आपने एलिमेंट का नाम लिखना है, सिर्फ एलिमेंट का सिंबल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म द लार्जेस्ट केटाइन। अब बेटा एक बात देखें, केटाइन आप जरा देखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जो है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है जी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर पुल है ना वो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। और केटाइनिक साइज भी डिक्रीज होता है, केटाइनिक साइज भी डिक्रीज होता है। अगर आप देखें सोडियम+1, मैग्नीशियम 2+, तो सोडियम 1+ जो है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। और मैग्नीशियम 2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जी
10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉम और आयनिक साइज भी बढ़ता है बेटा। तो लिथियम से अगर आप सीजियम की तरफ आए, देखिए ग्रुप 2 जो होगा ना, उसके केटाइन के साइज इतना बिगर नहीं होगा, लेकिन जो ग्रुप 1 है उनके केटाइन का साइज मोर बिगर होगा, क्योंकि उनका न्यूक्लियर पूल कम है। तो कौन सा एलिमेंट होगा जिसका लार्जेस्ट केटाइनिक साइज है, दैट इज सीजियम, दैट इज सीजियम। बेटा याद रखें, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आपके एटम का साइज कम होता है, आयन केटाइन का साइज भी कम होता है, केटाइन, एनाइन की बात नहीं कर रहा, केटाइन का साइज भी कम होगा। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं ना, ऊपर से नीचे, तो आपके क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आयन, जो केटाइनिक साइज है या एटॉमिक साइज है, वो बढ़ता जाएगा। तो सीजियम इज द आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखें, Figure 1.2 shows the relative first ionization energy of 6 successive element. Successive elements का बेटा मतलब ये होता है कि सपोज सोडियम 11 है तो मैग्नीशियम 12 होगा, एल्यूमिनियम 13। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, जो इकट्ठे आ रहे हैं। The letters are not the symbol of element. ये बेटा 6 successive elements हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप ये देख रहे हैं, अच्छा पहले तो उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को आपने डिफाइन करना है, तो इसके लिए आपने जो वर्डिंग यूज करनी है सुने, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electron from each atom in 1 mole of gaseous state to make an ion। बस ठीक है, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं आगे, टू मेक एन आयन हैविंग +1 चार्ज, कि उसने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछा है। आपने क्या क्या चीजें बेटा इसमें लाजिम मेंशन करनी है, कि एनर्जी चेंज या एनर्जी रिक्वायर्ड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करने फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। गैसियस स्टेट का बेटा बताना लाजमी है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो योर स्टार्टिंग मटेरियल मस्ट बी इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इट मींस आपका जो चार्ज होगा आयन, उस पर +1 चार्ज आएगा। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज मच लेस देन दैट ऑफ ए। देखें, आपको अब ये नहीं पता कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप एक चीज तो गेस कर सकते हैं ना, कि यहां पर जो एनर्जी गैप है ए और बी में, वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस जो आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बिग जंप आ रहा है। और आपको पता है कि जब भी बिग जंप आएगा, इट मींस के शेल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, शेल। तो मैं आपको बता देता हूं वैसे, कि ये हो सकता है कि ए जो है ना, मुझे एग्जैक्टली तो हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ए कौन सा एलिमेंट है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि ए जो है ना, ये ग्रुप 8 का है, मतलब ये नियोन हो सकता है। नियोन कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड से, ठीक है। और ये फिर बी क्या होगा, नियोन 10 होता है ना, तो सोडियम 11 होता है। क्यों मैंने ये गैस किया, इसलिए गैस किया कि ये जो आपके पास यहां पर बिग जंप आ रहा है, ये बिग जंप आपको ये बता रहा है कि शेल चेंज हो रहा है, शेल। तो शेल चेंज होने का यही मतलब है कि ए जो है ना, ये ग्रुप 8 से बिलोंग कर रहा है, और फिर बी जो है दोबारा ग्रुप 1 में आ रहा है। मतलब जो ग्रुप 8, अगर आप नियोन को देखें पीरियोडिक टेबल में, मैं चलिए नीचे दिखाता हूं आपको पीरियोडिक टेबल। ये देखें जी, ये नियोन है आपके पास, ये देखें, ये नियोन बेटा कौन से पीरियड में, फर्स्ट और सेकंड। इसके पास कितने शेल होंगे, 2 शेल होंगे, या आप आर्गोन भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें। नियोन तो मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। नियोन के बाद जो बेटा, इसके फौरन बाद जो एलिमेंट आ रहा है, नियोन हैज 10, तो नियोन के फौरन बाद जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, सोडियम आएगा। और ये कौन से पीरियड से, अब सोडियम थर्ड पीरियड से, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गया ना। तो इसलिए आप यहां पर ये आपसे पूछा नहीं है उसने, लेकिन आप जब आंसर करेंगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो ए और बी में इतना बड़ा बिग जंप आ रहा है, इट मींस के शेल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, शेल। अब उसका क्वेश्चन सुने, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज मच लेस देन दैट ऑफ ए। तो आप बताएंगे, in B, electron is removed from higher energy level,
हायर एनर्जी लेवल यूज कर सकते हैं या हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हायर एनर्जी लेवल का मतलब है कि जो आउटर शेल है, मतलब अगर ए के पास 2 शेल हैं तो बी के पास जो तीसरा शेल है उससे आपने, क्योंकि आप स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते ना, आपको पता नहीं है कि ये कौन से पीरियड से है, लेकिन आपको इतना पता है कि इसमें शेल का डिफरेंस आ रहा है। तो हायर एनर्जी लेवल से बेटा शेल रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो अब बेटा देखें, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। देयर इज मोर शील्डिंग इफेक्ट इन बी, देयर इज मोर शील्डिंग इफेक्ट ऑन बी। और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जी। ठीक है जी। तो ये 3 फैक्टर्स आपने बताने हैं, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे बेटा। तीनों फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको पता है हम 3 फैक्टर डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने शेल का बता दिया, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, शील्डिंग इफेक्ट का बेटा बता दिया, और न्यूक्लियर पुल का बता दिया। ये 3 मार्क्स बताएंगे तो आपको ये 3 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि और आपको कैसे पता चलेगा शेल का? मैं फिर बता रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, इसलिए आपको डिफरेंस आपने जाना है शेल की तरफ। अगर तो इतना एनर्जी गैप आता ना ये वाला, तो फिर आपने बेटा कहना था कि सब शेल का डिफरेंस आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एस से और दूसरा पी से रिमूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बिग डिफरेंस है, इट मींस के शेल चेंज हो रहा है। ए जो है उसके पास लेसर शेल है और बी का जो है उसके पास मोर शेल्स हैं, इसलिए बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से रिमूव होगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, sketch a graph to show the trend in the atomic radius of successive elements in period 3। पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बेटा वो एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। लेकिन आप ये इस क्लास के बाद आपने लाजमी आयोनिक रेडियस का ट्रेंड भी बेटा देखना है कि आयोनिक रेडियस जो है उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है ये आप लाजमी देखेंगे क्लास के बाद। अभी फिलहाल मैं एटॉमिक रेडियस आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से बस एक प्लेन लाइन लगा देनी है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट, बस ये सोडियम अगर सपोज, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन, तो इस तरीके से आपने बता देना है। एक्सप्लेन योर आंसर, आप इस आंसर को एक्सप्लेन भी करना है जी कि आपने ये जो स्केच ड्रॉ किया है क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो एक तो बड़ा क्लियर है, एक तो बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर पुल है ना वो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप देखें कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते हैं, नो, शील्डिंग इफेक्ट इज सेम, शील्डिंग इफेक्ट इज सेम, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या है? सेम है। इसका इफेक्ट क्या होगा भाई? अगर शील्डिंग इफेक्ट सेम है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका इफेक्ट बताएंगे आप। ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बताएंगे लाजमी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड सिलिकॉन are element in group 14, describe in simple terms the structure of solid carbon C60। लेकिन describe in simple terms the structure, structure से मुराद कि आपके जो ये मॉलिक्यूल है ये सिंपल है या जॉइंट है, ये आपने बताना है। तो C60 नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल, ये बकमिनिस्टर फ्लोरीन है जिसका फुटबॉल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें आप ये बताएंगे, जिस साथ आप क्या पूछ रहे हैं, कैन वी राइट द एटॉमिक नंबर। बेटा आपने न्यूक्लियर चार्ज क्या लिखना है? अगर एटॉमिक नंबर का बताओगे तो फिर उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अच्छा नहीं है आप डायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज बता दो कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा बेटा देखें, आपने बताना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है C60 का। तो स्ट्रक्चर से मुराद 2 चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर मे बी सिंपल मे बी जॉइंट, मे बी सिंपल मे बी जॉइंट। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, राइट, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब दूसरी चीज आपने ये बतानी है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दूसरा बेटा आपने, क्योंकि 2 मार्क्स है ना, आपने डिस्क्राइब करना है कि इसके अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है। डिस्क्राइब, अभी डिस्क्राइब के वर्ड को आप गौर से देखें
कि वो कह रहे हैं कि एक तो अगर वो कहता है ना कि आप बताएं कि स्ट्रक्चर कौन सा है, 1 मार्क का क्वेश्चन होना था कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब आपने डिस्क्राइब करना है कि स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर अरेंजमेंट है या नहीं। तो रेगुलर अरेंजमेंट है तो आप लिख सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या लैटिस स्ट्रक्चर, आपकी मर्जी है जो भी आप लिखना चाहते हैं, लैटिस लिख दें या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या लैटिस स्ट्रक्चर लिख दें। कि लैटिस स्ट्रक्चर मैंने क्यों लिखा, बेटा उसने कहा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब भी करें कि जो कार्बन C60 है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, रेगुलर अरेंजमेंट है, इररेगुलर है। तो आप एक बात याद रखें, जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स चाहे वो सिंपल हो, तो सॉलिड्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ही होती है, ठीक है। तो इसलिए लैटिस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, कार्बन C60 सब्लाइम्स टर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एट 800 केल्विन, लेकिन जो डायमंड है वो सब्लाइम हो रहा है 3800 केल्विन पर। देखिए दोनों कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन C60 जो है वो जल्दी से सब्लाइम हो जाता है, सब्लाइम इन गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम सॉलिड, और जो डायमंड है वो मुश्किल से हो रहा है। तो उसकी क्या रीजन है, वाई C60 एंड डायमंड सब्लाइम एट सच डिफरेंट टेम्परेचर। आपने बेटा इसमें सिंपल सी बात है, आपको ये पता चल गया कि ऊपर वाला सिंपल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स। डायमंड में देखें नंबर ऑफ एटम्स फिक्स नहीं है ना, तभी तो उसने लिखे नहीं है, ये जॉइंट स्ट्रक्चर है। अब आपको ये बात बेटा मैंने काफी टाइम से बताता आ रहा हूं कि जो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं ना उसके अंदर IMF होती है, वीक IMF। तो आप पहले तो यहां लिखेंगे इन C60 वीक IMF आर प्रेजेंट, ठीक है जी। और जबकि इन डायमंड, डायमंड में आपको बेटा पता है कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एक तो आपने बेटा ये बात बतानी है, देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इस पर फुल एक्सप्लेन करना है। तो डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। अब किसको ब्रेक करना आसान है, किसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो इन C60 लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, less energy is required to break the IMF, while in diamond a lot of energy is required, a lot of energy is a lot of energy is required to break the strong covalent bonds, ठीक है जी। तो ये आप सारी चीजें लिखेंगे तो बेटा 4 मार्क्स मिलेंगे। अब ये मत समझिएगा कि ये तो उसको पता होगा, भाई इसको पता है, वो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने एक्सप्लेन का है, और एक्सप्लेन में आपको फुली एक्सप्लेन करना है कि क्यों डायमंड जो है वो हाई टेम्परेचर पर सब्लाइम हो रहा है, C60 जो है लेस टेम्परेचर पर सब्लाइम हो रहा है, क्योंकि C60 के अंदर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वीक IMF प्रेजेंट है, लेस एनर्जी चाहिए। डायमंड के अंदर, डायमंड जो है ना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, कहीं बच्चा ये मत लिख कर आए कि डायमंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वो फिर गलत हो जाएगा। डायमंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट लिंकेजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन द टर्म हाइड्रोकार्बन। तो ये तो ओ लेवल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने बताना है कि अ मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ ये लिखकर आ गया कि अ मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो वो गलत हो जाएगा। ओनली लिखना मस्ट है क्योंकि उसने सिर्फ हाइड्रोकार्बन का पूछा है ना। तो कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C60H18 is an alkene. State a test to indicate the presence of carbon-carbon double bond. बेटा आपने indicate the presence of double bond के लिए टेस्ट बताना है कि कौन सा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो आपने इसमें बताना है जी एड ब्रोमीन, आप ब्रोमीन वाटर को यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर या एक्वस ब्रोमीन लिख दें। सिर्फ अभी आप यहाँ टेस्ट रिएजेंट बताएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा जी कि ऑरेंज ब्राउन टू कलरलेस या रेड ब्राउन टू कलरलेस, कि क्या हो जाएगा, जो ब्रोमीन का कलर है ऑरेंज या रेड ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, इसको ध्यान से समझना है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 0.144 ग्राम ऑफ C60 इज प्लेस इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री एंड अ प्रेशर ऑफ दिस। ये मैं आपको पहले समझाता हूँ इस तरीके से। कंटेनर है बेटा आपके पास ये, इसमें इसका टोटल वॉल्यूम है दैट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो कार्बन C60 लिया हुआ है ना उसने, जी रेयान बेटा, हसन KMnO4 आप
लिख लोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जनरली जब आपसे वो पूछेगा आपने ब्रोमीन को प्रेफर करना है, प्रेफरेबल आंसर इज द ब्रोमीन, ठीक है। अगर वो आपसे कहता है कि अदर देन ब्रोमीन, देन यू विल गो टू द सेकंड रिएजेंट जो कि KMnO4 है, लेकिन जो प्रेफरेबल रिएजेंट है दैट इज ब्रोमीन वाटर। अच्छा, 0.144 ग्राम ऑफ C60 है जी आपके पास, और इसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेनर में आपने क्लोज किया हुआ है। टेम्परेचर है इस कंटेनर का 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है 1.00 टाइम्स 10⁵ पास्कल। पहले देखें, जब आपने इस कंटेनर में कार्बन C60 को डाला और आपने इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को भी डाला, तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ ना कुछ और गैसेस भी बीच में आ गई होंगी, ठीक है। तो उसने आपको एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं बताया, उसने आपको कंटेनर का प्रेशर बताया कि कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है दैट इज 1.0 टाइम्स 10⁵ पास्कल्स। अब वो कह रहे हैं कि कंटेनर को आप हीट कर रहे हैं टू मेक दी C60 एंड हाइड्रोजन गैस, C60 और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी, और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, C60 में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। आफ्टर द रिएक्शन कंटेनर इज अलाउड टू कूल, द प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया भाई, इसलिए क्योंकि ये जो प्रेशर था ना, ये प्रेशर हाइड्रोजन गैस का भी था, बीच में और गैसेस जो एयर आ गई थी उसका भी है बीच में, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस यूज हो गई है तो हाइड्रोजन गैस की यूज होने के बाद प्रेशर कम हो गया। इनिशियल प्रेशर कितना था आपके पास 1.0 टाइम्स 10⁵ पास्कल, और हाइड्रोजन गैस की यूज होने के बाद बेटा ये प्रेशर रह गया। ऑल ऑफ द कार्बन C60 हैज रिएक्टेड, या मे बी उसने हाइड्रोजन गैस जो है ना कुछ यहाँ पर अगर एक्सेस में ली है, अगर एक्सेस में ली हुई है तो आपने तो सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि कितनी हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया है, कितने हाइड्रोजन गैस ने रिएक्शन किया है। अब देखें, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है जी, C60 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन, एडिशन या हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ C60, कार्बन 60 के मोल्स कितने हैं, तो बेटा मोल्स का आप फॉर्मूला लगाकर मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम कितना है 0.144, और कार्बन C60 का MR कितना आएगा भाई, कार्बन C60 का MR, C60 है ना, तो 12 इंटू 60 करें ना, तो 12 इंटू 60 करेंगे तो 720 आएगा। इसको डिवाइड कर दे बेटा कैलकुलेटर पर, 0.144 डिवाइडेड बाय 720, ये आ रहा है आपके पास 0.0002 मोल्स। ये आपके पास ये मोल्स आ गए हैं किसके, ये आपके पास मोल्स आ गए C60 के। अब अगला क्वेश्चन देखें, वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड। अच्छा, अब ये हम एज्यूम करते हैं कि हाइड्रोजन गैस उसने एक्सेस में ली हुई है भाई, क्योंकि देखें इनिशियली हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि उसने यहाँ पर बताया नहीं आपको कि एयर भी है या नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर था ना इनिशियली वो 1.00 टाइम्स 10⁵ पास्कल था, और फिर रिएक्शन के बाद इतना प्रेशर रह गया, तो इसका मतलब है कि कुछ हाइड्रोजन गैस अनरिएक्टेड रह गई है ना, लेकिन कुछ हाइड्रोजन गैस यूज हुई है। कैसे आपको पता चला यूज हुई है, क्योंकि आप ये देखिए ये प्रेशर कम हो रहा है भाई, प्रेशर कम हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर था वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ने रिएक्ट कर लिया, जब हाइड्रोजन गैस यूज हुई है तो प्रेशर कम हुआ है। तो कितना प्रेशर कम हुआ है बेटा, अगर आप इसका डिफरेंस निकालें ना, ये आपका सपोज प्रेशर 1 है, ये आपका सपोज प्रेशर 2 है, तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कितना प्रेशर जो था वो हाइड्रोजन गैस का था जिसने रिएक्ट किया है। ये बात अंडरस्टैंड करनी है आपने। तो देखिए आप क्या करने जी, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड, तो PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर आपके पास आ जाएगा, वॉल्यूम आपके पास है बिल्कुल है जी, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, एन नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हाइड्रोजन गैस के वो आप बेटा निकालेंगे, ये आपने निकालना है। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपके पास है, तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं इसकी, एन इज इक्वल टू PV ओवर RT। अच्छा, प्रेशर बेटा हम निकाल लेते हैं, प्रेशर कितना है। प्रेशर के लिए आपको क्या करना है, 1.00 टाइम्स 10⁵ माइनस 2.21 टाइम्स 10⁴। अब बेटा अगर हम इसको माइनस करें, बेटा कोई बच्चा मुझे बता देगा, मेरे पास कैलकुलेटर इस टाइम नहीं है, तो कोई बच्चा बता सकते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है अगर इसको माइनस करें, प्रेशर को अगर आप माइनस करते हैं 1.00 टाइम्स 10⁻, क्यों हम इसको माइनस कर रहे हैं बेटा, इसलिए माइनस कर रहे हैं कि आपने हाइड्रोजन गैस के मोल बताने हैं ना, उन हाइड्रोजन गैस के मोल जिन्होंने रिएक्शन किया है। तो हाइड्रोजन गैस का इनिशियल प्रेशर ये था, फाइनल प्रेशर ये है, तो जो इसका डिफरेंस है, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है
हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ने रिएक्शन किया है। तो जो इसका डिफरेंस होगा ना, वो अब रिएक्टेड हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है। ठीक है जी। तो अब बेटा इसका डिफरेंस निकालेंगे। 77900, ये सजीहा ने बता दिया। गुड, थैंक यू सजीहा। बेटा यही बताया आपने, देखें वो फिर गायब हो गया। 77900, ये प्रेशर आ गया जी आपके पास। वॉल्यूम क्या है जी? वॉल्यूम आपके पास आ रहा है बेटा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम आप किस में बताते हैं? क्यूबिक मीटर में बताते हैं। ये जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 की पावर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 100 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -6। और बेटा आर क्या है? आर आपके पास होगा 8 पॉइंट, आर की वैल्यू उसने डाटा बुकलेट में दी होगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये होगा 8.31 इनटू टेम्परेचर। बेटा केल्विन में लेना है। टेम्परेचर उसने बताया हुआ 20 डिग्री, तो 20 में आप 273 ऐड करेंगे तो 293 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास बेटा मोल निकल आएंगे, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा ये स्टेप यहाँ पर ट्रिकी था कि हाइड्रोजन गैस को आपने, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कैसे निकालना है, क्योंकि आपको बेटा खुद सोचना होगा कि पहले इतना प्रेशर था, अब इतना हो गया है, प्रेशर कम हुआ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस यूज हुई है। तो कितनी हाइड्रोजन गैस यूज हुई है, कितना प्रेशर उसका यूज हुआ है, तो आपने इन दोनों प्रेशर को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां से बेटा आपके पास जो मोल्स आ रही हैं हाइड्रोजन गैस के, वो आ जाएंगे 0.0032। ठीक है। अब आपके पास कार्बन के मोल भी आ गए C60 के, और हाइड्रोजन गैस के मोल भी आ गए। नेक्स्ट स्टेप देखें, कह रहा है यूज योर आंसर फ्रॉम C2 and C3, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C60H2X। C60H2X आपको बेसिकली नहीं पता बेटा, X की वैल्यू आपने निकालनी है। अब बेटा देखें, C60H2X इज अननोन, X को आप निकाल दें। इसके मोल्स कितने आए थे जी? कार्बन C60 के आपने जो मोल ऊपर निकाले हैं वो निकाले हैं 0.0002, और हाइड्रोजन गैस के जो आपने बेटा मोल निकाले हैं दैट इज 0.0032। जो लीस्ट मोल है उससे बेटा, जो लीस्ट मोल है उससे आप डिवाइड कर दें, जो लीस्ट मोल है उससे आप डिवाइड करें, जो लीस्ट मोल है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो रेशो क्या बनेगी जी? इनकी रेशो बनानी है आपने। ये 1 और 0.0032 को डिवाइड करें 0.0002 से बेटा। देखिए मैं ये कर रहा हूं, 0.0002 डिवाइडेड बाय 0.0002 और 0.0032 डिवाइडेड बाय 0.0002। तो ये आपके पास यस 1:16 आ रहा है। तो ये 1 से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x आपका 16 आ रहा है, x क्या आ रहा है? 16 आ रहा है जी। तो आपके पास बनेगा C16H32। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 16 आ गई है। C60 और H2 तो पहले से था ना, C60 और H2 पहले से था, तो कार्बन के 60 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, कार्बन का 60 उसको 1 से, क्योंकि उसकी रेशो 1 है, और जो H2 है उसके साथ जो X है उसकी वैल्यू 16 आ रही है, तो X की जगह 16 रखेंगे, तो 16 2 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिलिकॉन शोज द सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एज डायमंड, कंस्ट्रक्ट। अच्छा देखिए, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ये आसान होती हैं। उसने आपको बताया हुआ है कि Mg2Si रिएक्ट विद HCl। ये Mg2Si है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा? फ्रॉम गैशियस टू फॉर्म गैशियस SiH4, और क्या बनाएगा जी? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब स्टेट सिंबल्स आपने डालने हैं। अब आप स्टेट सिंबल्स को कैसे पता चलेगा? देखें, एक तो उसने खुद आपको बताया हुआ है कि सॉलिड Mg2Si बनेगा, देखिए सॉलिड आ गया। अच्छा बैलेंसिंग कर लेते हैं, MgCl2 है तो 2 आ जाएगा इधर, नहीं इसमें देखें Mg आपके पास यहाँ पर कितने हैं जी? 2 हैं, Mg2 है ना, तो यहाँ 2 लगाएंगे। तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे भाई? क्लोरीन हो गए 4, तो यहाँ लगाएंगे 4, तो अब आपके पास इक्वेशन बैलेंस होगी। अब देखिए उसने डाइल्यूट HCl लिया है, आपको पता है HCl हमेशा एसिड एक्वस फॉर्म में होगा। ऐसे ही H4 बना है गैशियस, तो उसने स्टेट सिंबल खुद बता दिया गैस। और मैग्नीशियम क्लोराइड आपको पता है कि जो ग्रुप 2 या ग्रुप 1 के जो क्लोराइड होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो एक्वस। प्रिडिक्ट द शेप ऑफ SiH4, इट्स जस्ट लाइक CH4। जिस तरह CH4 होता है उसी तरीके से बेटा SiH4 होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर होगा? इसकी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3. Calcium and its compound have a large variety of application. Calcium metal react readily with most acid. When calcium metal is placed in dilute sulfuric acid, it reacts vigorously at fast. बेटा स्क्वायर प्लेनर अभी तक हमने कोई ज्योमेट्री पढ़ी है? जी हाँ, हमारे सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर है नहीं. तो आपने जब भी 4 एटम्स को अरेंज करना होगा टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो आप कैसे कह सकती हैं कि स्क्वायर प्लेनर होगा? A2 में पढ़ेंगे वो आप. अच्छा, when calcium metal is placed in dilute sulfuric acid, it reacts vigorously at fast. ये देखें जी, H2SO4 से ना कह रहा है शुरू में तो रिएक्शन बड़े तेजी के साथ होगा, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट टाइम a layer of calcium sulfate forms on calcium metal. ये आपको मैंने बेटा डिटेल में इनऑर्गेनिक में कराया हुआ है, फिर सुन लें. ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये आपका कैल्शियम का पीस है बेटा. एक क्या चीज बनी है? कैल्शियम सल्फेट. तो कैल्शियम सल्फेट की बेटा एक लेयर बन जाएगी. इसके ऊपर ना ये देखिए मैं बना रहा हूं, ये जो अभी आपको ब्लू कलर से नजर आ रही है, दिस इज द लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल है. तो वो कह रहा है आफ्टर अ शॉर्ट टाइम अ लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म ऑन अ कैल्शियम मेटल एंड द रिएक्शन स्टॉप्स. सम ऑफ द कैल्शियम मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन अनरिएक्टेड. तो बताएं, बल्कि उसने, मुझे तो यहां समझ नहीं आ रही, उसने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया कि रिएक्शन स्टॉप हो गया और लेयर बन गया. तो अब आपने इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं बचा. सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. आप बताएंगे द लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्रिवेंट्स द रिएक्शन. ये जो लेयर है ना बेटा, लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन. ठीक है, ये बात आपको बेटा पहले भी बताई है. उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैंने आपको रिएक्शन करवाया, तो उसने कैल्शियम से पूछ लिया कि कैल्शियम सल्फेट, आपको पता है ये ग्रुप 2 के सल्फेट्स डाउन दिस ग्रुप, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है. मैग्नीशियम सल्फेट तो फिर भी वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और नीचे जितना आते जाएंगे सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी. अच्छा, अब आगे चलें. कैल्शियम ethane dioic is formed when calcium react with ethane dioic acid. State the fully electronic configuration of cation. बेटा कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी? आपने Ca2+ की करनी है ना, तो इसके पास अब 20 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन है. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. Reduce the charge on the cation +2. Draw the fully displayed formula of ethane dioic acid. बेटा ये देखिए, इसमें आप लोग बड़ी गलती करते हैं. उसने कहा है फुली डिस्प्लेड. मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या मिस्टेक करेंगे. ये देखें जी, ये आप लोग बना कर आएंगे एग्जाम में, OH बॉन्ड शो ही नहीं करेंगे भाई. जब वो कहे कि फुली डिस्प्लेड, तो आपको ईच एंड एवरी बॉन्ड आपको शो करना है. ये O और H के दरमियान जो बॉन्ड है इसको शो करना मस्ट होगा, क्योंकि बच्चा शो नहीं करेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे. दिस इज इथेन डायोइक एसिड. अच्छा आगे देखें. Calcium chlorate 1 is used as an alternative sodium chlorate 1 NaClO in household products. Right again. अच्छा, the chlorate 1 ion is formed when cold aqueous sodium hydroxide react with chlorine. पर ये रिएक्शन होता है देखिए Cl2 का जो कोल्ड डाइल्यूट है ना, उसके लिए NaCl, NaClO और वाटर. वो आपसे पूछ रहा है जी कि आप आयोनिक इक्वेशन बनाएं. आयनिक इक्वेशन कैसी होती है? देखें, Cl2 एक्वस है, ये आयंस है ना, तो उसके बड़ा आयनिक कंपाउंड के आयंस बनाएं. Na+ 2OH- और आगे क्या बन रहा है? Na+ Cl- और क्या बन रहा है जी? NaClO के आयन बनाएं, Na+ ClO- और वाटर कोवेलेंट है उसको ऐसे रखें. जो चीजें सेम इनको कट कर दें. तो जो चीजें बच गई हैं दैट वुड बी योर आयोनिक इक्वेशन. क्या बच गया? Cl2 2OH- aqueous. स्टेट सिंबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हम भी नहीं डालते. Cl-, ClO-1 एंड वाटर. ये बेटा आपकी आयनिक इक्वेशन बन गई. और अगर वो हॉट कंसंट्रेटेड देगा बेटा, याद रखिएगा इसमें NaClO की जगह NaClO3 बनेगा. NaClO की जगह NaClO3 बनेगा और कोएफिशिएंट 3Cl2 6 NaOH आप यूज करेंगे. कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय टर्म डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. A species which is simultaneously oxidized and reduce. एक स्पीशी बेटा जो खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है, खुद ही रिड्यूस भी हो रही है. एक ही स्पीशी है जो ऑक्सीडाइज भी हो रही है, जिस तरह कि यहां पर देखें क्लोरीन 0 है,
NaCl के अंदर क्लोरीन -1 आ रहा है, और NaClO के अंदर बेटा देखें -2 +1 और +1, ये एक क्लोरीन है जो 0 से -1 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कि अ स्पीशीज दैट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अच्छा, डिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ईच स्पीशीज, पर यहां तो देखिए मेंशन किया हुआ इसने -1। ClO3 के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? -1 चार्ज है, ये -1 ओवरऑल चार्ज है। एक ऑक्सीजन पर क्या होगा जी? 2-, 3 ऑक्सीजन पर क्या होगा? 6-। तो क्लोरीन पर क्या होगा? होना चाहिए बेटा 5- ना, क्योंकि आंसर आपने बाहर -1 लेकर आना है। तो इस ClO3 के अंदर जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन क्या है? +5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा जब रिएक्शन करेगा ना इसके साथ, तो कैल्शियम इस H को रिप्लेस करेगा, एसिडिक अल्कोहल के साथ नहीं करेगा भाई, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है उसके साथ रिप्लेस करता है। कल आपको ऑर्गेनिक क्लास में ये मैंने बताई थी बात। और कैल्शियम 2+ हो तो ये क्रिस क्रॉस करके देखें, कैल्शियम 2+ था ना, तो ये आपने क्रिस क्रॉस किया और यहाँ पर 2 लगा दिया है। अब बाकी क्या चीजें बनेंगी आपको बताया बेटा, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई दी 2 अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। ठीक है, अच्छा बेटा अब नेक्स्ट देखें, 2 possible methods of making 2 hydroxypropanoic acid are shown. Reaction 1, मैं पहले आपको ना नीचे क्वेश्चन देखे बगैर पहले रिएक्शंस की डिटेल बताता हूँ। रिएक्शन 1 में बेटा ये हो रहा है कि आप पहले फंक्शनल ग्रुप देखा करें, एल्डिहाइड है। अब आप सोचें एल्डिहाइड कौन कौन से रिएक्शन दे सकता है? ऑक्सीडेशन दे सकता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। देखिए आगे क्या चीज ऐड हो रही है, इस कार्बन पर एक CN ऐड हो रहा है और एक H ऐड हो रहा है। तो समझ जाइएगा कि क्या चीज आपने इसमें ऐड की है, HCN, और इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो रिएजेंट है ना, कैटलिस्ट कौन सा होगा? NaCN इज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होगा। कल इसका मैकेनिज्म आपको करवा चुका हूं। अगले रिएक्शन में देखें, अगले स्टेप में ये जो CN है ये किस में जा रहा है भाई? कार्बोक्सिलिक में जा रहा है। CN आपका कार्बोक्सिलिक में जा रहा है। तो आपको ये रिएक्शन काफी दफा बताया गया है कि दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन का नाम है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर रिएजेंट पूछेगा तो HCl एक्वस, ठीक है, या H2SO4 एक्वस। कल आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन भी लिखवाई थी ऑर्गेनिक की क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो रिएक्शन का नाम है दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो HCl है, एक्वस। वाटर भी है, वाटर भी बेटा इसमें रिएजेंट है, वाटर इज द रिएजेंट। अब नेक्स्ट देखें रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है? रिएक्शन 3 इज इंटरेस्टिंग कि यहां पर बेटा ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है ना, अल्फा कार्बन के साथ देखें एक OH है, एक H है, और ये आपका बेटा प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी है, ये बेटा आपका सेकेंडरी है। 2 अल्कोहल आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है, हीट अंडर रिफ्लक्स, तो क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो रिएक्शन 3 में और रिएक्शन 1 में सूटेबल रिएजेंट बेटा मैं बताता हूं। तो रिएजेंट एंड कंडीशन, रिएजेंट तो है HCN और कंडीशन होगी जी NaCN इज द कैटलिस्ट। रिएक्शन 3 में एसिडिफाइड KMnO4 इज द रिएजेंट, कंडीशन क्या होगी? हीट अंडर रिफ्लक्स, क्योंकि डिस्टिलेशन करेंगे तो कुछ और बनेगा। ठीक है भाई, और लास्ट स्टेप में बेटा आप देखिए रिएक्शन 4 में क्या हो रहा है जरा, रिएक्शन 4 को जरा देखिएगा। ये कार्बोनाइल है, यहाँ कार्बोनाइल नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पर, बल्कि कार्बोनाइल के साथ ना आपको ये हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हुई है, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होगी है, कीटोन की रिडक्शन हुई है यहाँ पर। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि कौन सा जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया होगा, LiAlH4 या NaBH4? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो सा मर्जी कर लें क्योंकि कार्बोनाइल है, वो गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर हम
जो यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा हम यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा NaBH4, क्योंकि मैं अगर LiAlH4 लेता तो वो कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर देता, लेकिन आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक जो है वो अनचेंज है, वो चेंज नहीं हो रहा, उसकी रिडक्शन नहीं हो रही, तो इट मींस मुझे यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेना है रिएक्शन 4 में, वो कौन सा लेना होगा, NaBH4 वाला लेना होगा, ना कि LiH4 लेना होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि NaBH4 और LiLH4 दोनों कार्बोनाइल को तो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ LiLH4। तो नीचे ये पूछता है कि डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन 2, that is the acidic hydrolysis. The reagent for reaction 4 is NaBH4. Identify the role of NaBH4, that is the reducing agent. Chiral center बेटा क्या होता है, a carbon has 4 different groups. Chiral center, a carbon which has 4 different groups. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो चले सिंपल है, नेक्स्ट जो है ना वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर से आ रहा है, ये भी हम करेंगे, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे एग्जाम में, पहले हम ये कर लेते हैं भाई। A reaction scheme involves the cyclohexane, बट अब रिएक्शन 1 को अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन। एक बात याद कर लें, जब भी ऐसा हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, गौर से सुने, जब भी ऐसा हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, अगर उस कार्बन कनेक्टेड हाइड्रोजन को अगर कोई हेलोजन रिप्लेस करता है तो दैट रिएक्शन इज ऑलवेज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बेटा हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बन के साथ जब भी कोई हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस कर दे तो दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा अगर आप रिएक्शन 2 में देखें कि हेलोजनो एल्केन है ना, ये कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, हेलोजनो एल्केन, कौन सा रिएक्शन आपने पढ़ा है जिसमें हेलोजनो एल्केन से एल्कीन बन रहा है, जरा सोचें, कौन सा रिएक्शन है जिसमें हेलोजनो एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट होता है, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आप एथेनोलिक NaOH लेते हैं बेटा, अल्कोहलिक NaOH आप जिसमें लेते हैं तो क्या बनता है, उसमें एल्कीन बनता है। तो स्टेट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1 टू अकर, तो कंडीशन क्या होगी, यूवी लाइट, यूवी लाइट आप देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बेटा इसमें आपने नाम बताने जी, पहला स्टेप क्या होगा जी, इनिशिएशन। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखें ये हाइड्रोजन था ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, तो कार्बन पर डॉट आ गया और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा जी, ये लिखेंगे आप HCl। फिर सेकंड स्टेप में दोबारा ये कार्बन पर डॉट और ये Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो ये अगेन प्रोपगेशन है, क्योंकि प्रोपगेशन में जो फ्री रेडिकल है वो नॉर्मल में और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल में जा रहा है। और टर्मिनेशन क्या होगा कि दोनों फ्री रेडिकल रिएक्शन करेंगे, तो एक आप ये रिंग बना लें, ये रिंग, और एक Cl डॉट, ये आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, दिस इज टर्मिनेशन। डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन 2, तो हम बता चुके हैं दिस इज एलिमिनेशन। हाँ बेटा ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता इसमें। हेक्स 3इन का रिएक्शन हो रहा है, प्रोपानोइक एसिड बन रहा है। हेक्स 3इन इज एन आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पर कैसे बन रहा होगा जरा सोचें, अगर नहीं समझ आ रहा है इसको ऐसे लिख के ड्रॉ करें, ये अब सोचें प्रोपानोइक एसिड बन रहा है, उसने क्या किया होगा जी, सोचें, उसने इसकी ऑक्सीडेशन की है बाय हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4, यहां से ये टूटा और सिमेट्रिकल एल्कीन है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो डिड्यूस द रिएजेंट एंड कंडीशन, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट इज एसिडिफाइड KMnO4, कंडीशन क्या है, कंडीशन है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 लेता तो यहां पर सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होना था और OH दोनों कार्बन पर लग जाना था, ठीक है। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसके लिए मैंने ये पेपर करवाया आपको। ये जो देखें एक नेट टाइप का क्वेश्चन है, कल मैंने आपको टाइट्रेशन कर्व वाली बेटा वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, वो लाजमी देखनी है। टाइट्रेशन कर्व वो फरवरी मार्च का पेपर था और इसमें ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर से आया हुआ है।
Compound X contain atoms of carbon, hydrogen, and oxygen only. The mass spectrum of X is recorded. Information about the two peaks with mass to charge ratio is greater than 100. ये relative abundance है बेटा, relative abundance, ठीक है. परसेंटेज अबंडेंस होती ना तो टोटल 100 होनी थी ना. ये relative abundance है, ये 100 से ग्रेटर भी हो सकती है. अब देखिए आपको एक चीज नजर आ रही है कि एक जो मॉलिक्यूल है ना, जो आपके पास X बना है, X प्लस, मॉलिक्यूलर आयन पीक एक 102 पर आ रही है और एक 103 पर आ रही है. पर कितने इसमें उसका डिफरेंस आ रहा है 1 का. तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी पीक है ये कार्बन 13 की आ रही है. 102 वाली जो पीक है X प्लस की, ये आ रही है कार्बन 12, और जो 103 पर पीक आ रही है वो कार्बन 13 उसके आइसोटोप की वजह से आ रही है, क्योंकि अगर एक का डिफरेंस होता है तो वो कार्बन 13 की वजह से आ रही होती है. अब आपको क्या बताना है जी इसमें, वो कह रहा है जो X है ना, इस कंपाउंड X के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ये बात उसने पहले बता दी है कि कंपाउंड X में 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अ मॉलिक्यूल ऑफ X contains 6 कार्बन एटम्स. X में 6 कार्बन एटम है. Demonstrate that this is correct using the information. Figure 5.1. बेटा फिगर 5.1 को आपने डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बताना है कि आया वाकई ही इस पे 6 कार्बन है या नहीं. तो आप लोग सोच रहे होंगे ये हमने कब पढ़ा है. तो ये बेटा बेसिकली फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे. डेमोन्स्ट्रेट मतलब ये आपके पास m पीक है ना, अगर दिस इज m प्लस पीक, तो दिस इज m प्लस 1 पीक. देखे ना, ये 102 m प्लस पीक है, तो 103 क्या होगी, m प्लस 1 पीक होगी ना. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 into m प्लस पीक डिवाइडेड बाय m प्लस 1 पीक. बाद वो m के ऊपर क्वेश्चन डालता है, m और m प्लस 1. पर यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें बस. n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 into m कितना है जी, मॉलिक्यूलर आयन पीक कितनी आ रही है आपके पास. यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन पीक आप देखेंगे कितनी आ रही है जी, 100 आ रही है. ठीक है, और m प्लस, सॉरी बेटा, ये फॉर्मूला इसको स्विच करना है, ये ऊपर आएगा, सॉरी, m प्लस 1, सॉरी बेटा, m प्लस 1 ओवर m है. ठीक है, ये फॉर्मूला m प्लस 1 ओवर m है, ऐसे. अब जरा देखिए, n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.1 इंटू m प्लस 1 ओवर m. m प्लस 1 की क्या बेटा आपके पास रिलेटिव अबंडेंस है, दैट इज 6.5, और m की कितनी आ रही है, 100. अगर आप इसको बेटा सॉल्व करें, कोई बच्चा इसको सॉल्व करके मुझे काइंडली जल्दी से बता दे कि क्या आंसर आ रहा है. 6 आना चाहिए आंसर. ये फॉर्मूला याद कर लें बेटा, इसको भूलना नहीं है. n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.1 इंटू m प्लस 1 पीक और m पीक. 5.9 आ रहा है जी. तो 5.9 का क्या मतलब है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6. तो 6 कार्बन आ गए ना बेटा पूरा. अब वो कह रहे हैं कि डिड्यूस दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ x. अब आप x का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं. देखें, x के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपको पता है. और आपको ये भी पता है कि x में 6 कार्बन है. और आपको ये भी पता है कि x का mr कितना है, 102. ये सारी चीजें बेटा आपको पता है. x का mr है 102. अब इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हुए जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे. फिर 6 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन का नहीं पता आपको, ऑक्सीजन का नहीं पता आपको, लेकिन टोटल mr आपको पता है 102 आ रहा है. अब अगर आप एक ऑक्सीजन डालते हैं, एक ऑक्सीजन बेटा C6H6 रखें और एक ऑक्सीजन डालें, तो बेटा जरा इसका mr निकालें ना, कितना हो गया. 6 कार्बन और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन 12 टाइम्स 6 करें, कितना हो जाएगा 72. और हाइड्रोजन का बेटा करें 16 टाइम 1 16. तो 16 प्लस 72 कितना हो जाता है बेटा, 16 प्लस 72, 16 प्लस 72 88 आ रहा है बेटा. 88 आ रहा है. 102 से जरा 88 को माइनस करें, 14. तो बेटा ये नहीं हो सकता कि अगर इस तरह आप कर ले तो C6H14O1. आपके भी क्वेश्चंस जो ज़हन में आ रहे हैं भी उस पर आते हैं भी. आप कह रहे होंगे जी अगर हम इस तरह करें कि 2 ऑक्सीजन ले लें, अगर आप 2 ऑक्सीजन लेंगे ना बेटा,
तो उसमें आपके हाइड्रोजन पूरे नहीं होंगे। देखें अभी 6 कार्बन है तो 16 क्या है आपके पास हाइड्रोजन आ रहे हैं, 16 हाइड्रोजन। अगर आप ये कहते हैं नहीं जी हमने ये फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, मैं इसको यहां लिख देता हूं पहले कि C6 बेटा आप अगर 103 वाला ले लें, आप 103 वाला ले लें, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कार्बन का मैस बढ़ रहा है ना, वो तो कार्बन का मैस बढ़ रहा है। अगर आप 103 लेंगे तो इसका मतलब है एक कार्बन आपने 13 वाला लिया हुआ है, तो उससे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अगर आप 103 वाला MR लेंगे तो उसमें फिर आपके पास जो सिर्फ कार्बन का मैस आएगा दैट इज 73, क्योंकि एक कार्बन उसमें 13 वाला होगा। ये बात, मेरी बात समझ आ गई है ना निमरा आपको? अगर आप 102 के बजाय 103 लेते हैं फिर कार्बन का मैस 72 नहीं होगा, फिर कार्बन का मैस 73 होगा। लेकिन मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं ये कि अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि C6H6OY इज इक्वल टू 102, हमने कार्बन तो C6 ले लिया, अगर हम O को 2 रखते हैं, अब जरा देखें बेटा अब क्या बनेगा। 12 टाइम्स 6 72 और ऑक्सीजन 16 टाइम्स 2 32, तो ये क्या बन रहा है जी हमारे पास 72 प्लस 32, ये 104 बन रहा है। तो ये देखें बेटा ये एक्सीड कर गया ना, यही एक्सीड कर गया, हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे फिर? तो इसलिए आपको ऑक्सीजन को 1 ही रखना है, ऑक्सीजन आप 2 नहीं ले सकते। अगर ऑक्सीजन 2 लेंगे तो आपका MR एक्सीड कर जाएगा। तो आपने पहले कार्बन तो पता चल गए, जो हैवी एटम होता है पहले उसको एडजस्ट करते हैं, हाइड्रोजन को सबसे आखिर में एडजस्ट करेंगे, जितने एटम्स बच जाएंगे उसको आप हाइड्रोजन को दे देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया C6H14O1। अब बेटा आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पर। वो ये कह रहा है कि सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फ्रेगमेंट 31। 31 पर एक फ्रेगमेंट आ रहा है, वो कह रहा है ये फ्रेगमेंट किस वजह से है। एक फ्रेगमेंट जो है ना बेटा 31 पर आ रहा है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2OH 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए ये अल्कोहल बन भी गया जी, यही अल्कोहल है ना, आप चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें से आपने बेटा एक ऐसा फ्रेगमेंट बनाना है जिसका मैस 31 है। यहां से अगर तोड़ते हैं आप, सपोज इसका आइन कितने का बनेगा, 15 का ना, इसका आइन अगर बनता है बेटा 15 का बनेगा। ठीक है, ये तो नहीं, ये बेटा नहीं काम का। अगर आप बेटा इसका आइन बनाते हैं कितने का बनेगा, 29 का, C2H5 प्लस ना, ये भी नहीं बन सकता। 31 वाला कौन सा होगा? बट अगर आप आखिर से बनाते हैं यहाँ से, या अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसका बनाते हैं आइन जी OH प्लस का, इसका कितना बनेगा, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 17, ये भी नहीं है। अगर आप बेटा यहाँ से तोड़ते हैं, इसका आइन बनाते हैं CH2OH प्लस, ठीक है, इसका कितना मैस आ रहा है देखें, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 और 3 हाइड्रोजन का, क्या 31 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो आपको बेटा यहाँ से ये अब प्रिडिक्ट करना है कि ये जो मॉलिक्यूलर आइन, ये जो एक आपका फ्रेगमेंट बन रहा है एट 31, वो किस वजह से आ रहा है, CH2OH। जो बच्चा ऐसे लिख कर आएगा गलत है, आपको लाजमी पॉजिटिव चार्ज डालना है, आइन लाजमी बेटा ऊपर लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर अगर आप भूल चुके हैं तो बेटा लाजमी मेरी रिकॉर्डिंग सुन लें उसकी, क्योंकि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ही फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का आना मस्ट है। ठीक है, तो ये CH2OH आपका फ्रेगमेंट है। अब बेटा देखिए नेक्स्ट, अब आपको पता है इसमें अल्कोहल है, OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अब आपको क्या करना है कि ये स्पेक्ट्रम उसने दिया हुआ है, इसमें ये पीक बड़ा क्लियर है बेटा देखे बगैर, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है इंफ्रारेड्स के क्वेश्चंस की तो आपको पता है कि जो OH की पीक है ना वो कहां पर आती है, OH की पीक 32 से 36 के दरमियान आ रही होती है, तो ये पीक OH की आ रही है। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन X यूजिंग योर आंसर इन B एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आप इसमें बताएं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके उसमें प्रेजेंट है। तो आप बताएंगे OH ग्रुप इज प्रेजेंट, OH ग्रुप इज प्रेजेंट। OH को यहाँ ये हाइड्रोक्सी लिख रहा है तो आप भी हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ठीक है, अल्कोहल नहीं लिखेंगे। OH ग्रुप इज प्रेजेंट, और इसकी पीक बेटा कहां पर आ रही है, इसकी पीक आ रही है 32 से 3650 के दरमियान। तो आप बताएंगे इट्स पीक इज प्रेजेंट
at 3200 to 3650। ये आप एग्जैक्ट बता दें कहां पर आ रही है बेटा। 300 पर आ रही है तकरीबन। अच्छा बेटा, अब दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है कि आप लोगों ने बेटा